हेलो दोस्तों, आप सभी को एनिमे वीडियो कैसा लगता है? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने भी मेरी तरह सभी एनिमे को हिंदी डब में देख लिया है और जानना चाहते हैं आने वाले महीनों में हमें कौन कौन से न्यू एनिमे का हिंदी डब देखने को मिलने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हाइप पॉइंट अधिक से अधिक देना ताकि यह वीडियो सभी हिंदी डब एनिमे फैंस के पास पहुँच जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप अपकमिंग हिंदी डब एनिमे को लेकर, जिसका हिंदी डब एनीवन इंडिया के द्वारा करवा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए आप एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जहां साइंस नहीं मैजिक करता है। हमारा हीरो मोफान, जो इस पैरेलल वर्ल्ड में एक बड़ा लूजर माना जाता है क्योंकि उसे मैजिक का एम भी नहीं पता। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब सब एक पावर जगाते हैं और मोफान सीक्रेटली 2 पावर्स अवेकन कर लेता है। वो अपनी ताकत छुपाता है ताकि दुश्मनों को बाद में धूल चटा सके। जब मॉन्स्टर्स शहर पर हमला करेंगे तब होगा असली धमाका। देखते हैं कैसे मोफान अपनी फैमिली का बदला लेता है और सबकी बोलती बंद करता है। चलिए शुरू करते हैं फुल टाइम मैजिस्टर। फैनमो चीन का एक साधारण हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो अपने परिवार की पुअर इकोनॉमिक कंडीशन के कारण चैलेंजेस का सामना कर रहा है। उसके पिता दिन रात बिना रुके ड्राइविंग करते हैं और उसकी हैंडीकैप्ड स्टेप सिस्टर भी है जो रोजमर्रा के कामों के लिए पूरी तरह दूसरों पर डिपेंडेंट है। एक शाम जब वो अपने गले में फैमिली एयरलूम लटकाए सो जाता है तो वो मैजिक और मिथिकल क्रीचर से भरी एक इंचेंटिंग दुनिया में खिंचा चला जाता है। इस एक्साइटिंग नई दुनिया में भी उसकी लाइफ स्टोरी वही है। घर में पॉवर्टी, एक पिता जो घर का चूल्हा जलाने के लिए स्ट्रगल करता है और एक स्टेप सिस्टर जिसका हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। मैजिक हाई स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम के दौरान फैनमो ने अपनी परीक्षा जल्दी दे दी। मैजिशियन बनने के लिए 9 साल की पढ़ाई सिर्फ 3 महीनों में पूरी करने के बाद मैजिकल नॉलेज की कमी से व्याकुल होकर इस एग्जाम में पास होना जरूरी है, जो सेरेमनी के दौरान किसी की मैजिकल एबिलिटीज को उजागर करने का पहला स्टेप है। इसी बीच उसके क्लासमेट्स अपनी डिजायर्ड मैजिकल पावर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और बाईमू की तलाश में है, जो कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने प्रेस्टिजियस फैमिली से पावरफुल आइस मैजिक इनहेरिट कर सकता है। फैनमो अपने पिता के पास जाता है जो उसका स्कूल के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो उससे पूछता है कि एग्जाम कैसा रहा, लेकिन फैनमो को कुछ भी कहने में शर्म आती है। उसकी साइलेंस को समझते हुए उसके पिता उसे वरी ना करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें एक पड़ोसी शहर में ड्राइवर की अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई है। फैनमो अपने पिता से विनती करता है कि उसे विजार्ड बनने का एक और मौका दे जिसका सब रिस्पेक्ट करें। वो इस मैजिकल वर्ल्ड में हार कर भी नहीं रहना चाहता। उसके पिता उसकी डिटर्मिनेशन को भांप लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो सचमुच कुछ करने को तैयार है तो वे ज़रूर कुछ सोचेंगे, और वे दोनों घर वापस चल पड़ते हैं। अगले दिन वो और उसका दोस्त स्कूल से साथ साथ लौटते हैं। फ्रेंड उसे बताता है कि निंजुमू उस मॉर्निंग कैपिटल से वापस आ गई थी और वो पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। फैनमो उसे इग्नोर कर देता है और कोई रिप्लाई नहीं देता। वो देखता है कि उसके पिता मिस्टर मू नाम के एक एरोगेंट आदमी से बात कर रहे हैं जिसके लिए वो सालों से ड्राइवर का काम कर रहे हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वे अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके फैनमो को मैजिक सीनियर हाई स्कूल में एडमिशन दिला दें। मिस्टर मू उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मोफैन ना सिर्फ एग्जाम में फेल हुआ बल्कि उसने एक बार उनकी बेटी, जो मू फैमिली की एयर है, उसके साथ भागने की भी कोशिश की थी। उसके बेटा पीछे नहीं हटते और कहते हैं कि अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के बदले में वो कुछ भी करने को तैयार हैं। मिस्टर मू उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, बशर्ते वे अपना घर उन्हें मॉर्टगेज रख दें, और उसके पिता भी मान जाते हैं। उस रात बाद में पिता फैनमो को बताते हैं कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड जो मैजिक जूनियर हाई स्कूल का डायरेक्टर है उससे बात करके उसका एडमिशन स्कूल में करवाया है। वो ये भी कहते हैं कि वे घर रेंट पर दे देंगे क्योंकि वो और उसकी सिस्टर पूरे समय स्कूल में ही रहेंगे, और वैसे भी उनके पिता हमेशा अपनी ड्राइविंग जॉब पर बाहर रहते हैं। फैन प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन पावरफुल मैजिशियन बनेगा और रात में अपना होमवर्क करते हुए अपने परिवार को हैप्पी और रिच बनाएगा। उसे वो समय याद आता है जब निंजू मू ने उससे घर से ले जाने का रिक्वेस्ट किया था। वे दोनों साथ भाग गए थे लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाए और पकड़े गए। उसके बाद मिस्टर मू ने अपने गैंग के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर फैनमो और उनके पिता को उस पावरफुल फैमिली की एयर के साथ भागने की कोशिश करने के लिए बीट किया। उन्हें आज भी याद है कि कैसे मिस्टर मू ने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनकी बेटी को फिर कभी देखा तो वे उनके दोनों पैर तोड़ देंगे। मैजिकल अवेकनिंग सेरेमनी का दिन जब सभी स्टूडेंट्स अपनी मैजिकल टैलेंट को अवेकन करते हैं और अंततः मैजिशियन बनने की राह पर चल पड़ते हैं। शक्ति जागृत होने पर सभी को एक बैज मिलता है जिस पर एक यूनिक सिंबल अंकित होगा, साथ ही 7 स्टार्स भी। आमतौर पर शुरुआत में 7 स्टार्स डार्क होते हैं, जिसका मतलब है कि व्यक्ति अभी शुरुआत कर रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति स्ट्रांग होता जाएगा स्टार्स एक एक करके शाइन करने लगेंगे। एग्जाम में टॉपर बनने के बाद बाईमू सबसे पहले जाता है और अपने टैलेंट को अवेकन करने के लिए क्लास के सामने एक क्रिस्टल बॉल को टच करता है। जैसे कि उम्मीद थी उसे भी अपने फैमिली के सभी मेंबर्स की तरह आइस टैलेंट मिल जाती है। यहाँ तक कि उसका एक स्टार भी शाइन कर रहा है जो दिखाता है कि वो पहले से ही एक नॉर्मल बिगिनर से ज़्यादा स्किल्ड है। फैनमो सबसे आखिर में जाता है और जब वो क्रिस्टल बॉल के पास पहुंचता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो उस पर हाथ रखता है तो कुछ नहीं होता, जिससे सब हंसने लगते हैं। वो एक बार फिर से नए सिरे से फोकस करके कोशिश करता है। इसी दौरान क्रिस्टल बॉल से एक चमकदार पर्पल लाइट निकलती है। हर कोई, यहाँ तक कि दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी पर्पल लाइट देखे बिना उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। पर्पल कलर थंडर एलिमेंट का सिंबल है जो दुनिया का सबसे रेयर और पावरफुल एलिमेंट है। फैनमो स्टंड अवस्था में आ जाता है और काफी देर तक बॉल पर हाथ रखे खड़ा रहता है। क्लास से बाहर भी नहीं निकला था कि उसे होश आ गया और उसने देखा कि बॉल अब रेड हो गई है।
फैनमो को रियलाइज होता है कि उसने एक नहीं बल्कि 2 सबसे पावरफुल एलिमेंट्स को अवेकन किया है, लेकिन किसी कारण से उसके क्लासमेट्स को याद नहीं कि उसने थंडर टैलेंट हासिल करते हुए देखा था। वो अपनी नई टैलेंट से अपने क्लासमेट्स को रॉन्ग साबित करने के लिए बेताब है। अवेकनिंग के 2 महीने बीत जाते हैं और उनके मेंटोर मैजिकल रिलीज की प्रोसेस पूरी करने का तरीका बताते हैं। इसका उद्देश्य सभी के स्पिरिचुअल यूनिवर्स में घूम रहे 7 इरेगुलर स्टार्स को कंट्रोल करना है और इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके उन्हें स्टेबल ऑर्बिट में अलाइन करना है। इन सेलेस्टियल बॉडीज को सक्सेसफुली स्टेबलाइज करने से प्रैक्टिशनर को मैजिकल पावर्स मिलती हैं। बाइमो क्लास में सबसे आगे है और पहले से ही 5 स्टार्स को स्किलफुली कंट्रोल कर रहा है। इसी बीच फैनमो काफी पीछे और अपनी फायर टैलेंट से जुड़ा सिर्फ 1 ही स्टार हासिल कर पा रहा है। क्लास के बाद वो इधर उधर घूमता रहता है और अपने हॉस्टाइल क्लासमेट्स के बारे में सोचता है। उसे इस बात से इरिटेशन होती है कि कोई भी उसकी रोरिंग टैलेंट से 6 स्टार्स को कंट्रोल करने की उसकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। फिर भी इल्यूसिव 7 स्टार लगातार उसे फेल करता रहता है। उसकी थंडर पावर्स को उसकी रीच से दूर रखता है। जैसे ही वो भटकता है, उसकी नजर अपनी छोटी सिस्टर जेंग शिया पर पड़ती है, जो पार्क में स्विंग पर फंसी हुई है और उसकी व्हील चेयर लोकल ट्रबल मेकर्स ने स्टील कर ली है। लीडर उसे पसंद करता है, लेकिन चूंकि वो उसकी लव रेस में नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि जब तक वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं हो जाती, तब तक उसकी व्हीलचेयर लेकर उसे ब्लैकमेल करना एक अच्छा आइडिया है। फ्यूरियस होकर फैन उनसे अपनी व्हीलचेयर वापस देने को कहता है, लेकिन वे फाइट करने लगते हैं। अपनी सिस्टर के सम्मान के लिए लड़ने को तैयार वो अपनी पूरी व्हील पावर को अपनी थंडर टैलेंट के स्टार्स को अलाइन करने में लगा देता है। वो अपनी पहली थंडर एबिलिटी रात का प्रकोप को सक्सेसफुली अनलॉक करता है और लीडर को बिजली से स्ट्राइक कर देता है। ये जानने के बाद कि वो मैजिशियन है, बाकी लोग उससे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। जाने के बाद वो व्हीलचेयर झैंगी शाह को लौटा देता है और वो उसे बताती है कि उसे कितना प्राउड है कि वो मैजिक कर सकता है। घर लौटकर फैन नहाने के समय अपने फायर स्टार्स को अलाइन करने का प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसे फाइनल एग्जाम पास करने की बहुत जरूरत है। उसके पिता पड़ोसी शहर में ड्राइवर की जॉब करके एक बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, क्योंकि आसपास के शहरों में अक्सर मॉन्स्टर्स के अटैक्स होते हैं। ऐसी स्थिति में उसके पिता हेल्पलेस हो जाएंगे, क्योंकि वो एक सिंपल नॉन मैजिकल व्यक्ति है। जेंग शिया उससे पूछती है कि उसने इतनी जल्दी फायर रात का प्रयोग कैसे सीख लिया। उसे डाउट है कि वो ब्लैक क्यूरिया में शामिल हो गया है, एक कल्ट जो लोगों को अपने स्किल्स में तेजी से मैस्टरी हासिल करने में हेल्प करता है। वो उसे कन्विंस करता है कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उसने प्राइवेटली बहुत प्रैक्टिस किया था। उसके जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो अभी लोगों को अपनी थंडर पावर नहीं दिखा सकता, क्योंकि इससे सस्पिशन पैदा होगा। फाइनल एग्जाम से पहले अपनी फायर टैलेंट में मास्टरी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए थंडर टैलेंट ही उसका ट्रम्प कार्ड साबित होगा। एक दिन एक नई प्रैक्टिकल मैजिक टीचर क्लास में आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। यूटैंग एक फायर टैलेंट वाली मेज है और सभी बॉयज तुरंत उसके लुक्स और अद्भुत एबिलिटीज के दीवाने हो जाते हैं। फैनमो को भी उसकी फायर बर्स्ट आर्ट देखकर नई इंस्पिरेशन मिलती है। हालांकि जहां फैनमो अपना सारा समय अपने स्किल को पॉलिश करने और अपनी क्लासेस में धीरे धीरे इंप्रूव करने में लगा देता है, वहीं बाइमो और मिस्टर मू उसे कार्टून विलन्स की तरह फेल करने के तरीके ढूंढते हैं। वो अभी भी उसके भागने से नाराज हैं और इस इंसिडेंट के लिए उसकी लाइफ रुइन करना चाहते हैं। मिस्टर मू एक ब्लैक स्टोन का यूज करके उसकी फाइनल एग्जाम में बाधा डालने का प्लान बनाते हैं। ये ब्लैक स्टोन हालांकि देखने में एक सिंपल काला कंकड़ जैसा लगता है, किसी भी चीज से मैजिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करने की यूनिक एबिलिटी रखता है। बाइमू एक सस्पिशियस टीचर के साथ मिलकर फैन की एग्जाम के दौरान क्रिस्टल बॉल के नीचे स्टोन रखने की योजना बनाते हैं, ताकि उससे निकलने वाली लाइट को सक किया जा सके, जिससे उसका परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग हो और उसे फेल कर दिया जाए। जैसे जैसे एग्जाम 1 महीना दूर होती जाती है, टीचर इवैल्यूएशन मेथड की रूपरेखा निर्धारित करता है। स्टूडेंट्स को क्रिस्टल बॉल को टच करना होता है, जो उनकी मैजिकल कैपेसिटी को दर्शाने के लिए इल्यूमिनेट हो जाती है। स्टूडेंट जितना पावरफुल होगा, उसकी चमक उतनी ही ज्यादा होगी। ग्रेड्स डी से ए तक होते हैं, जिसमें डी फेल होने का संकेत होता है। बाइमू थोड़ी सी एरोगेंस के साथ पूछते हैं कि क्या उन्हें मैजिक से मुक्त कराने की जरूरत होगी, और मजाक में इसे एक फुलिश एक्ट बताते हैं। टीचर क्लियर करते हैं कि स्टूडेंट से सिर्फ 1 साल की पढ़ाई के बाद स्पेल्स में मैस्टरी हासिल करने की उम्मीद करना अनरियलिस्टिक है और इसलिए इसकी जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर कोई स्टूडेंट इसे कर लेता है तो उसे एलीट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है और उसे एक स्टार ब्रेसलेट दिया जाता है, जो उसकी एबिलिटीज को एनहांस करता है, जैसे कि EXP बूस्ट। फाइनल एग्जाम के दिन निंगजूमू उनके ही उम्र के होने के बावजूद स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने आता है। वो प्रेस्टिजियस इंपीरियल कॉलेज का स्टूडेंट है और आइस एलिमेंट के यूज में एक्सपर्ट है। बाइमू को उसके सामने अपनी क्वालिफिकेशन प्रूफ करने और साथ ही साथ ये दिखाने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि फैनमू कितना वीक और इनकेपेबल है। निंगजू क्रिस्टल बॉल को टच करके स्कूल में अपनी पावर का प्रदर्शन करती है, जिससे बॉल से आइस पोडियम से नीचे और स्टूडेंट के पैरों के पास ग्राउंड तक फैल जाती है। बेचारी क्रिस्टल बॉल बीच में ही टूट जाती है। पोडियम पर एक नई बॉल रखी जाती है और स्टूडेंट्स को एक एक करके स्टेज पर बुलाया जाता है। फैनमो का इकलौता फ्रेंड ब्राउन हेड काउ हाउ और जोर लगाने के लिए इंस्पायर्ड होता है। वो सबसे पहले मैजिक ऑब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। उसके क्लासमेट्स उसे स्टेज से उतार देते हैं, जिससे साबित होता है कि इस स्कूल में सबसे मीन लोग हैं। मिस टैंग उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहती हैं कि ये एक गुड ट्राई थी। बाइमू आगे बढ़ता है। क्रिस्टल बॉल अपने चारों ओर 2 हैलोस के साथ एक्सट्रीमली ब्राइट हो रही है। ऑडियंस में निंगजू को देखकर उसे नॉर्मल ए से ज्यादा एस ग्रेड मिलता है। वो मैजिक पावर का प्रदर्शन करने के लिए भी कहता है। वो अपने सभी 7 स्टार्स को सक्सेसफुली अलाइन करता है और टारगेट को फ्रीज करने के लिए क्रीपिंग आइस की एक लाइन छोड़ देता है। उसे मैजिकल रिलीज के लिए ग्रेड मिलता है। उसके परफॉर्मेंस से अगले स्टूडेंट पर और भी प्रेशर पड़ता है, जो संयोग से फैनमो ही होता है।
एग्जामिनर और मिस्टर मू एक मिस्टीवियस स्माइल के साथ स्टेज पर जाते हैं और प्लान के अनुसार सीक्रेटली क्रिस्टल बॉल के नीचे स्टोन रख देते हैं। फैन स्टेज पर आकर बॉल पर हाथ रखता है। उसे सरप्राइज होता है कि बॉल से एक फेंट ऑरेंज लाइट निकलती है। वो दोबारा कोशिश करता है और फिर भी फेल हो जाता है। मिस्टर मू इस चांस का फायदा उठाकर निंजू को बताते हैं कि वो कितना यूजलेस है और इस एग्जाम में पास ना हो पाने के कारण उसने अपने फैमिली का कितना इंसल्ट किया है। निंजू चुप रहता है जबकि बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं। फैन कोशिश करना बंद नहीं करता है और आखिरकार स्टोन बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करके टूट जाता है। फैन के छूने पर क्रिस्टल बॉल अचानक ग्लो उठती है जिससे उसके चारों ओर एक हेलो बन जाता है और टीचर उसे ये शायद चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। कहते हैं मिस टैंग जो पूरी घटना देख रही थी क्रिस्टल बॉल की रिलायबिलिटी पर डाउट करती हैं और फैन की रीइवैल्यूएशन की डिमांड करती हैं, जिससे स्टूडेंट शॉक्ड रह जाता है और उसे लगता है कि फैन और भी लोग ग्रेड पाने का हकदार है। शिक्षक इस बात से वरिड की फेयर रीटेस्ट से फैन फेल हो सकता है मिस टैंग से रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर भी निंजू आगे आकर री एग्जाम की जोरदार वकालत करता है। एक और क्रिस्टल बॉल जल्दी से लाई जाती है और जैसे ही फैन उस पर हाथ रखता है वो एक डैजलिंग लाल ग्लो में बर्स्ट हो जाती है, उसके चारों ओर लाइट फैलाते हुए, और उसे NS ग्रेड दिलाती है। अपनी सक्सेस से थ्रिल्ड होकर फैन एक मैजिकल रिलीज की डिमांड करता है। एक टारगेट के सामने खड़ा होकर वो स्किलफुली एक विशाल फायरबॉल कंजोर करता है जो टारगेट को फ्लेम्स में इनगल्फ कर देता है, जिससे न सिर्फ उसे पास होने का क्रेडिट मिलता है बल्कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी भी शोकेस होती है। ये देखकर मिस्टर मू जो पहले से कहीं बेटर हेयर स्टाइल और ज्यादा प्रेस्टीज के साथ नजर आते हैं, फैन के पास आते हैं, उसे मू फैमिली में इनवाइट करते हैं और उसकी फायर पावर्स को एनहांस करने के लिए उसे एक फायर स्टार ब्रेसलेट देते हैं। सबको सरप्राइज करते हुए फैन मू ना सिर्फ उसे रिजेक्ट करता है बल्कि उसके फादर को ह्यूमिलिएट करने, उनके साथ पेट डॉग जैसा बिहेव करने और घर में घुसकर उसे और उसके पिता को बीट करने के लिए उसे और उसकी फैमिली को इंसल्ट करता है, जिससे उसके पिता की बैक में ऐसी चोट लग जाती है जो कभी हील नहीं होती। मिस्टर मू अपनी आईसी पावर्स का यूज करके रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बीच में आकर कहते हैं कि स्कूल प्रेमाइसेस में कोई वायलेंस नहीं हो सकता। वो फैन से एल्डर्स का डिसरिस्पेक्ट करने के लिए अपोलोजाइज करने को कहते हैं, लेकिन फैन रिफ्यूज कर देता है। मिस्टर मू उसे एक्सपेल करने की धमकी देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जवाब देते हैं कि जब तक वो अपने पद पर हैं, फैन को एक्सपेल नहीं किया जाएगा। बाय मू सिचुएशन सुधारने के लिए उसे ड्यूअल की चैलेंज देता है। मिस्टर मू इस आइडिया पर अड़े रहते हैं और अनाउंस करते हैं कि ड्यूअल फैन मो और उनके अडॉप्टेड सन अंग जू के बीच में होगा, जो बाय से भी ज्यादा पावरफुल है। फैन अग्री करता है और डिसाइड करता है कि अगर वो हार गया तो मू फैमिली से अपोलोजाइज करेगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो मू फैमिली को उसके फादर से माफी मांगनी होगी। मेज लॉ के अनुसार माइनर्स के बीच ड्यूअल फॉरबिडन है, इसलिए उन्होंने फाइट को हमेशा के लिए सेटल करने के लिए 2 साल बाद की डेट तय कर ली। निंजू जाते समय फैन मो को देखकर मुस्कुराता है। अगले सेमेस्टर की शुरुआत फैन मू के एलीट क्लास में टॉप करने से होती है। टीचर बताते हैं कि क्लास में टॉपर्स को 1 मंथ के लिए 3 स्टार ब्रेसलेट्स दिए जाएंगे। हालांकि मू फैमिली का इंसल्ट करने की पनिशमेंट के तौर पर फैन के पास सिर्फ यही ब्रेसलेट रहेगा। चूंकि ये ब्रेसलेट्स लिमिटेड क्वांटिटी में और हाईली प्रेशियस है, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट इन्हें देर से रिटर्न करेगा या डैमेज करेगा तो ना सिर्फ उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा बल्कि उस पर कभी भी मेज बनने पर बैन भी लगा दिया जाएगा। उस रात बाद में फैन अकेले अंधेरे में बैठा ब्रेसलेट को स्टेयर कर रहा था। जब भी वो ब्रेसलेट अपनी पॉकेट से निकालता था, उसकी चेन पर लगा मिस्टीरियस पेंडेंट हवा में फ्लोट करने लगता था। वो ब्रेसलेट पहनता है, तभी पेंडेंट ऊपर उठता है, ओपन होता है और मछली का मुंह खुल जाता है और ब्रेसलेट को स्वॉलो कर लेता है। फैन एंग्शियस होकर उस प्रेशियस ब्रेसलेट को रिट्रीव करने की कोशिश करता है। मिस्टिंग पीछे से आती है और सही गेस करती है कि ब्रेसलेट उसने लूज कर दिया है। वो उसे बताता है कि क्या हुआ था और पेंडेंट दिखाता है। इंस्पेक्शन करने पर उसे पता चलता है कि ये एक यूनिक मैजिकल डिवाइस है जो दूसरे आर्टिफैक्ट से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और अपनी पावर बढ़ाने के लिए तेजी से इवॉल्व करता है, जिससे पता चलता है कि वो 2 एलिमेंट्स को कैसे अनलॉक कर पाया और अपने साथियों से इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ पाया। वो उसे एडवाइस करती है कि वो पेंडेंट को दूसरों से कंसील करे और उसे दूसरे गियर्स फीड करके ग्रो करे। वो उसे अश्योर करती है कि वो मिसिंग ब्रेसलेट के मामले का ध्यान रखेगी और गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी क्लास स्नोई पीक आउटपोस्ट की ट्रिप पर जाती है, जो 24/7 गार्डेड जगह है और जिसके आगे कई मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स रहते हैं। फैन अपनी प्लेन व्हाइट टी शर्ट के ऊपर से पेंडेंट क्लियरली दिखाते हुए जाता है। वहां का इंस्ट्रक्टर क्लेवरली उन्हें एक ट्रेजर हंटिंग टास्क सौंपता है। उनकी इनएक्सपीरियंस को कम करने के लिए अगर कम से कम एक स्टूडेंट इसे पूरा कर लेता है तो पूरी क्लास को पास कर दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई भी हंट अकम्प्लिश नहीं करता तो पूरी क्लास फेल हो जाती है। स्टूडेंट्स अपनी जान पर रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए सरेंडर कर देते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर उनकी कावर्डाइज के लिए उन्हें स्कोल्ड करता है।
भले ही वो टॉप मैजिक स्कूल के हाई क्लास स्टूडेंट्स हों। वो कहता है कि जो स्टूडेंट किसी मॉन्स्टर का सक्सेसफुली हंट करेंगे उन्हें इंचेंटेड आर्मर दिया जाएगा, एक मैजिकल आर्टिफैक्ट जिसकी कीमत हजारों में है। फैन ड्यूअल के लिए और भी स्ट्रॉन्गर बनने के लिए डिटरमिन्ड है और एक मॉन्स्टर को स्ले करने की ठान लेता है। क्लास अलग अलग टीम्स में स्प्लिट हो जाती है जो आउटपोस्ट के आगे फॉरेस्ट एक्सप्लोर करती हैं और अपनी पावर्स का यूज करके किसी भी ऑब्स्टेकल को क्लियर करती हैं। दो टीम्स जिनमें बायमू और फैनमोर शामिल है उस केव तक पहुंचती है जिसे एक्सप्लोर करने का ऑर्डर इंस्ट्रक्टर ने दिया था। उनका काम केव का सर्वे करना है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि आउटपोस्ट गार्ड्स द्वारा मारे जाने के बाद वहां कोई वन आइड वुल्फ मॉन्स्टर नहीं बचा है, और उस स्टार ब्रेसलेट की तलाश करना है जो इंस्ट्रक्टर ने वहां खो दिया था, जबकि बाकी टीम्स केव में बने बड़े ग्रुप्स की तलाश करती हैं। फैन केव के बाहर पॉन्ड पर फोकस करता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। फैन बताता है कि पॉन्ड अभी आधा ही भरा है, हालांकि उनके आउटपोस्ट पहुंचने से ठीक पहले बारिश हुई थी और प्रीवियस वाटर लाइन साफ दिखाई दे रही है, जिससे लगता है कि किसी मैसिव क्रीचर ने पॉन्ड का आधा पानी ड्रिंक कर लिया होगा। उसका फ्रेंड ये सुनकर पैनिक हो जाता है और दूसरों को वार्न करने के लिए दौड़ता है। हालांकि उसके वार्निंग सीरियस ईयर्स पर नहीं पड़ती और वो उसे एडवाइस करते हैं कि अगर वो केव में जाने से बहुत डर गया है तो वहीं रुका रहे। इनसाइड जाने के मात्र 10 सेकंड्स बाद ही उनका सामना एक जाइगेंटिक वुल्फ से होता है, जिससे सभी पैनिक और केओस में डूब जाते हैं। बायमू उस बीस्ट पर अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कंसंट्रेशन भटक जाता है और उसके बाइट से बाल बाल बचता है। इसी बीच फायर टैलेंट वाली एक और स्टूडेंट वुल्फ से फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन फैनमो इंटरवीन करके उसे सेफ प्लेस पर पहुंचा देता है, ठीक उसी समय जब वुल्फ आगे बढ़ता है। जब सभी स्टूडेंट्स अपना दिमाग खो रहे होते हैं, इंस्ट्रक्टर और टीचर एक रॉक के ऊपर से उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इन रियलिटी वुल्फ कोई वन आइड डीमन नहीं बल्कि इंस्ट्रक्टर के लेस डेंजरस वुल्फ्स में से एक है। ये बस एक टेस्ट था कि क्या स्टूडेंट्स रियल डेंजरस सिचुएशंस में अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मेन इंस्ट्रक्टर को लगता है कि कोई भी स्टूडेंट ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, तभी उन्हें केव से एक ब्लू लाइट की चमक दिखाई देती है। बायमू अपनी लेवल 1 क्रीपिंग आइस एबिलिटी का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके वुल्फ को उसकी जगह पर फ्रीज कर देता है। बायमू को सक्सेसफुल होते देख वही गर्ल फैन की पकड़ से छूटकर वुल्फ से फाइट करने के लिए केव में वापस भागती है। बायमू द्वारा फेंकी गई मोल्टन आइस के कारण उसकी लेवल 1 की सारी फायर इरप्ट हो जाती है और वुल्फ को बिना किसी इंजरी के रिलीज कर देती है। थंडर टैलेंट वाली एक और स्टूडेंट उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्फ बस कुछ सेकंड्स के लिए ही रुक पाता है। ये समझते हुए कि लेवल 1 मैजिक का वुल्फ पर कोई असर नहीं हो रहा, फैन आखिरकार कॉन्सेंट्रेट करता है और अपनी लेवल 2 फायर एबिलिटी क्रीमेशन को अनलॉक करता है। इससे वुल्फ में आग लग जाती है और वो पॉन्ड में कूद जाता है। इंस्ट्रक्टर और टीचर स्टूडेंट्स के बीच एक टैलेंटेड मेज को देखकर खुश होते हैं, लेकिन वंडर को एहसास होता है कि अब उसका आर्क वुल्फ पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब तक मास्टर ने इसे अपने कंट्रोल में रखा था ताकि ये स्टूडेंट्स को हार्म न पहुंचा सके। अब जब ये पूरी तरह से फ्री है तो वो सचमुच डेंजर में है। वुल्फ पहले गर्ल को टारगेट करता है, लेकिन फैन का ब्राउन हेड फ्रेंड अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके उसे वुल्फ की नजरों से दूर ले जाता है। बायमू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ उसके ऊपर से लीप लगाकर फैन तक पहुंचने की कोशिश करता है। वे सभी केव के और अंदर भागते हैं, जबकि वुल्फ उनका पीछा करता है। एक क्लासमेट सजेस्ट करता है कि जब तक छोटा ग्रुप वुल्फ से फाइट करता है, बाकी को भाग जाना चाहिए ताकि उनकी जान वेस्ट ना हो। लकीली बाकी लोग अपने फ्रेंड्स को छोड़ने से रिफ्यूज कर देते हैं। तभी मेन इंस्ट्रक्टर एंजेलिक विंग्स के साथ वहां पहुंचता है और पूछता है कि वुल्फ कहां है। फैन और उसका फ्रेंड अपनी विंड पावर की मदद से वुल्फ से बच निकलते हैं, लेकिन वुल्फ उनके एक दोस्त को इंजर कर देता है जब वो फैन को बचाने की कोशिश करता है। अपने फ्रेंड को इंजर्ड देखकर फ्यूरियस होकर फैन वुल्फ का सामना करता है, इस बार अपने थंडर क्लॉज से। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद जब फैन को वुल्फ के बॉडी के ऊपर लटकी एक ह्यूज स्पाइक दिखाई देती है तो वुल्फ स्लो हो जाता है। वो अपनी लेवल 2 फायर पावर का यूज करके स्पाइक को वुल्फ के बॉडी पर गिरा देता है। जैसे ही वुल्फ ग्राउंड पर गिरता है, उसके अंदर से एक छोटा व्हाइट ऑर्ब निकलता है और फैन के पेंडेंट में अब्सॉर्ब हो जाता है। विदाउट हेजिटेशन फैन अपने अनकॉन्शियस फ्रेंड की हेल्प के लिए दौड़ पड़ता है। उनके पहुंचने पर मेन इंस्ट्रक्टर वुल्फ को लाइफलेस देखकर शॉक्ड हो जाता है। फैन क्लियर करता है कि उसने फायर पावर का यूज करके स्पाइक को वुल्फ पर फेटली गिराया था। हालांकि इंस्ट्रक्टर डाउटफुल रहता है, क्योंकि वो हैरान है कि वुल्फ अपनी नोटोरियस फास्ट रिएक्शन से क्यों नहीं बच पाया। फैन अपनी सरप्राइज को दरकिनार करते हुए उसे अपने इंजर्ड फ्रेंड की हेल्प पर फोकस करने को कहता है। फैन और इंस्ट्रक्टर दोनों मिलकर फ्रेंड को इंस्ट्रक्टर की पीठ पर लाद कर बाहर निकलते हैं। जल्द ही उनकी मुलाकात बाकी क्लास और टीचर्स से होती है जो उन्हें ढूंढने आए थे। ग्रुप वुल्फ के फेट के बारे में जानने को क्यूरियस है, क्योंकि पता चलता है कि वो डेड है। मिस्टेकनली वो मान लेते हैं कि यूजुअली क्लमजी इंस्ट्रक्टर ही इस किल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्वेश्चन करते हैं कि जब वुल्फ से उसे कोई रियल थ्रेट नहीं था तो उसने उसे क्यों मारा। इंस्ट्रक्टर तुरंत ट्रूथ रिवील करता है और एक्सप्लेन करता है कि वुल्फ को फैन मो ने मारा था, उसने नहीं। केव में उनके फिर से मिलने से पहले ही सभी डिसबिलीफ में थे कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट कैसे मॉन्स्टर से फाइट करके उसे किल कर सकता है।
कोच को अभी भी डाउट था कि इंस्ट्रक्टर ने ही उसे मारा होगा। मास्टर अपने पेट के कॉर्प्स के पास दौड़ता है और उसे टाइटली हग करके रोने लगता है। वुल्फ इस स्कूल एग्जाम के लिए मरने के काबिल नहीं था, फिर भी यही इंसिडेंट उसके सभी क्लासमेट्स को फैन मू की स्ट्रेंथ का एहसास कराता है। वे फाइनली उसकी एबिलिटीज को एडमायर करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। मिस टैंग बताती हैं कि अगर शुरुआत में वुल्फ कंट्रोल में न होता तो जो लोग अपनी रक्षा के लिए मैजिक यूज नहीं कर पाते वे मर जाते। रियल लाइफ में मॉन्स्टर्स रूथलेस क्रीचर्स होते हैं जो ब्लाइंड किलिंग करते हैं और स्टूडेंट्स को अपने फियर का सामना करना और फाइट करना सीखना होगा। मेन इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि वुल्फ के अगेंस्ट मैजिक यूज करने वाले स्टूडेंट्स को उनके करेज के लिए स्पेशल ऑनर मिलेगा और पूरी क्लास को पास होने के लिए इनफ पॉइंट्स मिलेंगे। वुल्फ को किल करने के लिए फैन मो को एन्चेंटेड आर्मर में एस ग्रेड मिलता है। रिवॉर्ड सेरेमनी के दौरान हेड फैन को फ्यूचर में कंफर्टेबल लाइफ के लिए अपने इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करने का इनवाइट भी देता है। हालांकि उसका माइंड ये जानने में लगा हुआ है कि फैन ने वुल्फ को कैसे मारा। उसे याद है कि कैसे वुल्फ के बॉडी के चारों ओर और ग्राउंड स्कॉट्स थे और वुल्फ के फेस पर अजीब ब्लैक मार्क्स थे। उसके थॉट्स को एक गार्ड की खबर इंटरप्ट करती है जो उसे अपने एरिया के वेस्ट में बोन वुल्फ डेमन के दिखने की सूचना देता है। वो तुरंत एक्शन में आता है और गार्ड्स को मॉन्स्टर्स को हंट करके किल करने का ऑर्डर देता है। इस फील्ड ट्रिप के 2 महीने बाद फैन मो अपना मैजिक प्रैक्टिस जारी रखता है। वुल्फ के अटैक के बाद उसे रियलाइज हुआ कि लेवल 1 मैजिक का मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं होता और उसे अपनी पावर एनहांस करनी होगी। अब तक वो अपना सारा टाइम फायर टैलेंट प्रैक्टिस करने में लगा रहा था ताकि दूसरों को अपनी एबिलिटीज दिखा सके, लेकिन उसे फायर टैलेंट को कम से कम लेवल 2 तक इंप्रूव करना होगा। अगर डेमन की मैलिस न होती तो वो और उसका फ्रेंड केव में ही मर जाते। मिस टैंग के अनुसार उसकी पेनिसिन अन्य आर्टिफैक्ट, स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करके उसकी प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करती है। अगर वो और एब्जॉर्ब कर पाता तो वो पेंडेंट को स्पिरिट गियर लेवल तक अपग्रेड कर सकता है, जिससे उसे करंट 20% की तुलना में 40% का बूस्ट मिल सकता है। वो अपने पेंडेंट के लिए फंड्स जुटाने और बैटल एक्सपीरियंस पाने के लिए बाउंटी हंटर के रूप में अपना करियर बनाने का निर्णय लेता है। अगले दिन फैन मो एक ब्लैक मास्क पहनकर बाउंटी हंटर हॉल में एंटर करता है। ये जगह नए बाउंटीज का सेंटर है जहां उन्हें उनके मॉनिटरी रिवॉर्ड्स के साथ डिस्प्ले किया जाता है, जिससे बाउंटी हंटर्स अपने टारगेट्स को चुन सकते हैं। वहां फैन एक सीजन्ड हंटर को एक रूकी मेज को एडवाइस देते हुए सुनता है कि उसे कौन से मिशंस टैकल करने चाहिए। ये जानने के लिए क्यूरियस कि क्या प्रेस्टिजियस मॉन्स्टर हंटर ग्रुप किसी को हायर कर रहा है, फैन उस मैन के पास जाता है जो कैंडिडेट्स की लंबी लाइन की ओर इशारा करता है। मैन फैन को एडवाइस करता है कि अपने एनर्जी सेव करो और इजी जॉब्स करो और समझाता है कि मॉन्स्टर हंटर्स बहुत ही चूजी होते हैं, आमतौर पर केवल स्किल्ड म्यूजिशियंस को ही एक्सेप्ट करते हैं। इसके बावजूद फैन इसमें शामिल होने के लिए डिटरमिन्ड है क्योंकि शहर के भीतर मॉन्स्टर्स से फाइट करने से उसे अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने में आसानी होगी। मैन कहता है कि फायर टैलेंट होने से उसके एक्सेप्ट होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। वो पूछता है कि क्या थंडर के साथ ये इजियर होगा और मैन हंसता है ये सोचकर कि वो मजाक कर रहा है क्योंकि थंडर इतनी रेयर एबिलिटी है कि एक नोविस भी किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन के साथ फैन मॉन्स्टर हंटर में वेकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने की लाइन में लग जाता है। उससे पहले सभी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कैप्टन उन इनएक्सपीरियंस्ड एप्लीकेंट्स पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जो ग्रुप का पार्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स को अंडरएस्टिमेट करते हैं। फैन मो की बारी आती है। जूनियर स्टाफ उससे उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछते हैं और सर्टिफाइड हंटर ना होने के कारण लगभग मुंह फेर लेते हैं। हालांकि वो उन्हें अपनी थंडर टैलेंट का डेमोन्स्ट्रेशन देता है, जिससे वो और लाइन में खड़े सभी लोग ऐसी चीज देखकर स्टन्ड हो जाते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कैप्टन दरवाजे से अंदर आता है और फैन को मॉन्स्टर हंटर ग्रुप में एक्सेप्ट करता है, उसकी इनएक्सपीरियंस को इग्नोर करते हुए और बाकी सभी इंटरव्यू लेने वालों को डिसमिस करते हुए। वो फैन को मेन मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराता है। सबसे पहले डिप्टी तांकाई नाम की एक आइस मैजिशियन से। फैन उसे निंक्स की कजन के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और उम्मीद करता है कि वो उसे न पहचाने। बाकी इंट्रोडक्शंस के बीच एक सूचना मिलती है कि गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल पर मॉन्स्टर्स का हमला हो रहा है और एक स्टूडेंट मिसिंग है। कैप्टन फैन को घर वापस जाने को कहता है, लेकिन फैन इंसिस्ट करता है कि वो मिशन ज्वाइन करना चाहता है, जिस पर कैप्टन मान जाता है। रास्ते में फैन अपनी सिस्टर को फोन करने की कोशिश करता रहता है क्योंकि वो अटैक्ड स्कूल की स्टूडेंट है। उसे डर है कि उसकी सिस्टर ही मिसिंग हो सकती है। उनके पहुंचने पर कैप्टन मेंबर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है और फैन को कैंटीन इंस्पेक्ट करने का ऑर्डर देता है। कैंटीन में फैन अपने फोन की रिंगटोन सुनकर पैनिक हो जाता है। वो कॉल उठाता है और अपनी सिस्टर की आवाज सुनता है। वो बताती है कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन के दौरान वो अपना फोन लेना भूल गई थी और उससे कांटेक्ट करने के लिए पे फोन का यूज कर रही थी। वो कहती है कि हालांकि वो सेफ है, लेकिन उसे डॉर्मिटरी में कुछ लर्किंग होने का आभास हुआ है। घर से निकलते समय उसने एक गर्ल को कैंटीन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते देखा और उसे उसकी चिंता हुई। उसने उसे अश्योर किया कि वो उसे ढूंढ लेगा और कॉल एंड कर दी। कॉल रखते ही उसकी नजर एक जाइंट वन आइड ब्लू कलर्ड मॉन्स्टर से पड़ती है। वो उसकी ओर एक्सप्लोसिव लाइट बीम फेंकता है, लेकिन फैन झुककर उसे डॉज कर देता है, जिससे पीछे की विंडो टूट जाती है और आसपास का एनवायरनमेंट फ्लेम्स में घिर जाता है। इससे बाकी मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत सीन पर पहुंच जाते हैं। वाटर मैजिक और लाइट बीम को ब्लॉक कर देता है जो फैन पर पड़ने वाली थी।
वो फैन को पीछे हटने को कहते हैं ताकि एक्सपर्ट्स सिचुएशन हैंडल कर सकें। टीम स्मार्टली मॉन्स्टर की एनर्जी बीम्स डॉज करती है। कैप्टन अपने फायर स्किल्स का यूज करते हुए मॉन्स्टर पर फ्लेम्स फेंकता है और उसका पावरफुल 3rd लेवल फायर स्टॉर्म उस क्रीचर को एनगल्फ कर लेता है और ऐसा लगता है कि वो एक ही ब्लो में एशेस में बदल गया है। थ्रेट खत्म मानकर टीम रिलैक्स हो जाती है, लेकिन अचानक मॉन्स्टर सर्वाइव करता है और अपनी आंखें खोलता है। वो अननोन आइस मेज टांग पर पाउंस करता है। कैप्टन उसे रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके बैरियर को क्रॉस कर जाता है और उसके कपड़े टियर कर देता है। फैन तुरंत रिएक्ट करता है और इंटरवीन करके अपनी थंडर सर्पेंट पावर का यूज करके मॉन्स्टर को डिसेबल कर देता है पहले कि वो और हार्म कर सके। फ्रस्ट्रेटेड होकर कैप्टन वाटर मेज को उसके इनफेक्टिव डिफेंस के लिए स्कोल्ड करता है और उसकी अपॉलॉजी को डिसमिस कर देता है, क्योंकि उनके काम में सॉरी कहना लाइफ और डेथ के बीच फर्क कर सकता है। वो फैन की इनक्रेडिबल रिफ्लेक्सेस की प्रशंसा करता है और उसके अच्छे काम के लिए उसे फुल टाइम मेंबर प्रमोट करता है। बाद में फैन मॉन्स्टर की सोल देखता है जब उसके बॉडी से एक येलो ऑर्ब निकलकर वुल्फ हेड जैसे उसके पेंडेंट में मर्ज हो जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई और इसे नहीं देख सकता। मॉन्स्टर हंटर्स का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्हें अभी तक मिसिंग गर्ल नहीं मिली है। कुछ मेंबर्स को किचन में मॉन्स्टर फुटप्रिंट से भरी एक टनल मिलती है। वो कंक्लूड करते हैं कि ऑपरेशन द स्केल में जिस साइक्लॉप्स रैट मॉन्स्टर का उन्होंने सामना किया था वो अकेला नहीं था, बल्कि और भी मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें मैजिक सोसाइटीज एसोसिएशन को हैंडल करना होगा। उन्हें अलर्ट करने के बाद मॉन्स्टर हंटर्स स्कूल से निकल जाते हैं। वापस लौटते समय कैंटीन के फ्लोर पर फैन का फोन पाकर एक मेंबर बताता है कि फैन के पास उसी नंबर से कई मिस्ड कॉल्स थी। फैन घर लौटता है और अपनी सिस्टर वियोपा फैन को पाता है। फैन को सेफ देखकर वो इतनी रिलीव महसूस करती है कि अपनी व्हील चेयर से उतरने की कोशिश करती है। वो उसके पास आता है और उसे हक करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि उसका ब्रदर अब मॉन्स्टर से डील कर सकता है और उसने अपनी टीम की मदद से उसके स्कूल के एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। वो उसे लाइट हार्टेड अंदाज में कहानी सुनाता है और कहता है कि उसकी बिगेस्ट प्रायोरिटी उसके लिए खुद को सेफ रखना होना चाहिए। इसी समय में जाइंट मी के घर पर फैन का फ्यूचर डुअल राइवल एनजीओ अपने साथियों से फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। वो अपनी आइस टेरन के 2nd लेवल पर पहुंच गया है और 1 साल के अंदर 3rd लेवल पर पहुंच जाएगा, जिससे वो अपने आसपास के एक बड़े एरिया को फ्रीज करने में केपेबल हो जाएगा। इसके बावजूद एनजीओ अभी भी अपनी प्रोग्रेस से डिससैटिस्फाइड है, क्योंकि निंगशी उससे आगे है। मिस्टर मू उसे बताता है कि उसे केवल डुअल में फैन को डिफीट करने पर फोकस करना चाहिए, एक ऐसी अचीवमेंट जिससे उसे मास्टर से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर वो काम नेचर वाले मिस्टर मू से जाकर पूछता है कि उसे फैन के साथ बार बार डुअल क्यों करना पड़ता है, जबकि वो एक इनकॉम्पिटेंट राइवल है। मिस्टर मू उसकी बात से एग्री करता है, लेकिन कहता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि प्रिंसिपल और मास्टर यही चाहते थे। इसके अलावा उनका मानना है कि डुअल जीतना एनजीओ के टाउन पर कब्जा करने की दिशा में पहला कदम है। बस इतना ही नहीं, एक और बोनस के तौर पर सेक्रेट स्प्रिंग भी दांव पर है। सेक्रेट स्प्रिंग वो जगह है जहां हर साल सभी स्कूल्स में केवल एक ही पर्सन को ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है और बड़े फैमिलीज इस पोजीशन को पाने की उम्मीद रखते हैं। ड्यूअल में अपनी अद्भुत पावर्स का प्रदर्शन उसे स्प्रिंग सीजन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना देगा। उसी समय दूसरे मिस्टर मू और बाई भी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक गार्डन में मिलते हैं। बाई को पता चलता है कि मास्टर अंजियो को बहुत पसंद करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो नेक्स्ट लीडर हो सकता है। मिस्टर मू रिवील करता है कि निंजियो मू फैमिली की प्रॉपर्टी का हेयर है और ये भी कि अंजियो को निंजियो के डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक पॉन की तरह यूज किया जा रहा है। इस बीच मॉन्स्टर हंटर के हेडक्वार्टर्स में फैन अपनी पहली बड़ी सैलरी पाकर खुश है। अब एक फुल टाइम मेंबर के रूप में वो हर मिशन के लिए मिलने वाले जेनरस कॉम्पेंसेशन और अपने पेंडेंट की पावर को तेजी से बढ़ाने वाले एक्स्ट्रा बोनसेस से बेहद थ्रिल्ड है। मॉन्स्टर हंटिंग के अपने राइजिंग करियर के साथ उसकी स्कूल अटेंडेंस कम होती जा रही है। एक रेयर दिन जब वो किसी तरह क्लास में पहुंच पाता है, मिंजियो यानी वो लड़की जिस अभी तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।